नमस्कार, स्वागत है आपका इतिहास स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज शो में हम आपके लिए। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड पर एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं, जानेंगे डिटेल्स। मेरे सहयोगी पंकज पोद्दार जुड़ेंगे शो में आगे। साथ ही टाटा मोटर्स आने वाले दिनों में एक बार फिर से दाम बढ़ाने की तैयारी में है। सुनेंगे खुद कंपनी के एमडी शैलेश चंद्रा ने क्या कहा है। साथ ही साथ कल के लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए लेकर आएंगे शो में आगे। और शुरुआत बाजार में आज के हुए एक्शन के साथ ही। आज क्या हाइलाइट्स रही बाजार में, हमने देखा काफी जोरदार तेजी देखने को मिली। 18,000 के ऊपर जाकर बंद हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर पहुंच गया है। कहां पर सबसे ज्यादा तेजी थी, मेरी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही हैं डिटेल्स बताने के लिए। प्रियंका बताइए। जी देखिए, बिल्कुल आप आज प्री ओपन से पहले ही एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की डील मर्जर की जो न्यूज़ आई, उसके बाद एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, हमने 200 से ज़्यादा पॉइंट्स का गैप अप देखा और 18,000 के ऊपर दिन भर बाजार सस्टेन करने में कामयाबी रहा और क्लोजिंग भी आपने 18,000 के ऊपर दी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बुलिश ट्रिगर है। एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर आपको निफ्टी बैंक को बंद होते हुए दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में भी 1 पॉइंट तक आपको 1600 पॉइंट्स तक की तेज़ी दिन भर के दौरान में दिखाई दी। आज क्लियरली जो विनिंग स्टॉक्स है, जिन स्टॉक्स के हाथ में लीडरशिप थी पूरे दिन भर, उसमें एचडीएफसी काउंटर्स थे। एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी लिमिटेड हो या फिर एचडीएफसी लाइफ हो, ये टॉप गेनर्स निफ्टी के थे, टॉप गेनर्स एफएनओ के भी थे। और क्लियरली इस डील के चलते हमने देखा कि पूरा बैंकिंग सेंटिमेंट इस वक्त, बैंकिंग स्पेस के लिए सेंटिमेंट, बैंकिंग और फाइनेंस स्पेस के लिए सेंटिमेंट ऊपर सुधरा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और काउंटर्स जिन्हें आज हमने ट्रैक किया, जिनमें बिल्कुल क्लियरली आपको एक तरफा रैली दिखी। आप उसमें आप कुछ और काउंटर्स देखेंगे तो फर्टिलाइजर स्पेस से आपको चंबर फर्टिलाइजर जैसे काउंटर्स दिखे, शुगर काउंटर बलरामपुर चीनी जैसे काउंटर्स दिखे। अनएक्सेप्शनल मूव आपको इंडिया मार्ट जैसे काउंटर्स में 10% की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए, वहां दिखे। इसके अलावा डॉक्टर लालपत लैब्स हो या मेट्रोपोलिस हो, डॉक्टर लालपत वन ऑफ द एफएनओ गेनर भी रहा, वहां भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिली। गैस प्राइसेस हाइक का सेंटिमेंट हम पिछले कितने दिनों से गैस काउंटर्स में देख भी रहे हैं और आज भी आपको जीएसपीएल, गुजरात गैस, एमजीएल जैसे काउंटर, आईजीएल जैसे काउंटर्स में क्लियरली देखने को मिला। मेटल और एल्यूमिनियम पैक से भी आप बुलिश बेट्स यहाँ ले सकते हैं और एक्सपर्ट्स मान भी रहे हैं कि काउंटर्स लाइक टाटा स्टील, सेल, ये आपको और ऊपर के लेवल्स दिखाएंगे। एल्यूमिनियम प्राइसेस सर्ज के चलते आप नेशनल एल्यूमिनियम यानी नैल्को को देखें, वेदांता को देखें, वहाँ पर भी आपको तेज़ी इंटैक्ट दिखाई दे रही है। कुछ और मूव्स जो हमने कैप्चर किए, जहाँ पर आपको एक बड़े मूव्स देखने को मिले। गुजरात एग्रोवेट जैसे काउंटर्स, जहाँ पर 18-19% की तेज़ी के साथ मिड कैप स्पेस ये लीडिंग बड़ा लीडरशिप दिखाते हुए ये काउंटर दिखाई दिया। तो क्लियरली आज एक बुलिश अंडरटोन था बाजार का। मोमेंटम शुरुआत से ही आपको तेज़ी का दिखाई दिया और हम क्लोजिंग भी आज दे रहे हैं 18,000 के ऊपर। तो एक क्लियर बुलिश साइन कि मार्केट में अब नेक्स्ट लेग ऑफ रन अप देखने को मिलेगा। बिल्कुल, 18,000 के ऊपर क्लोजिंग और एक अच्छा संकेत माना जाएगा बाजार के लिए। मेरे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं मेरे साथ, किरण जानी और शर्मिला जोशी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। किरण, 18,000 के ऊपर क्लोजिंग कैसे आप मानेंगे इस आज के क्लोजिंग को? क्या ये मान लिया जाए कि यहाँ से एक नई तेज़ी की शुरुआत हो गई है? अब कल जब बाजार खुलेंगे तो यहाँ से ऊपर ही जाएंगे शायद? गुड इवनिंग एवरीवन। सो टेक्निकली अगर हम बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक्स या तो चार्ट का जिस तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी या तो काफी जो स्टॉक्स है उसके चार्ट आप देखोगे तो बुलिश टेरिटरी में है। लेकिन एक जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स की मैं बात करूं या तो एक ग्लोबल न्यूज की जो मैं बात करूं तो फेड का मिनट्स इस वीक आने वाला है, जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगा मार्केट के लिए। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीक में हमारी आरबीआई पॉलिसी भी है। सो उसके दोनों के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो अभी थोड़ा कॉशियस मूव हमें रखना चाहिए, क्योंकि आगे भी हमने देखा था 18,300 18,200 के आसपास मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया था और वहां से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आया था। लेकिन ओवरऑल अभी जिस तरह से स्ट्रक्चर है, ज्यादा कुछ डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि 18,200 भी काफी दूर है। अब आज के ट्रेडिंग सेशन की मैं बात करूं तो जिस तरह से मूव आया था, कंप्लीटली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आया, उसके बाद जो फॉलोअप बाइंग आ जाया वो अनबिलीवेबल था और मार्केट में एक जो साइकोलॉजिकल जो रेजिस्टेंस था 18,000 उसको पार कर दिया है। अब निफ्टी के ऑप्शंस की डेटा की इस वीक की मैं बात करूं तो 18,000 के ऊपर 1,08,000 कॉल राइटिंग खड़ी हुई है और उसके साथ
हमने पुट राइटिंग की बात करें तो 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट की पुट राइटिंग खड़ी हुई है। अब इन दोनों में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हम देखेंगे तो 98,000 ओपन इंटरेस्ट जो ऐड हुआ है पुट साइड में, वो आज ही ऐड हुआ है, तो उसके उनके पास सेफ्टी ऑफ मार्जिन थोड़ी कम है। सो कल के दिन में हमें देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट शुरुआती टाइम में 18,000 के नीचे सस्टेन होता है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं, लेकिन अगर जो शुरुआत में ही मार्केट 18,000 के ऊपर टिक जाती है, जैसे 9:30 पौने 10 के आसपास आप देखिए अगर 18,000 के ऊपर मार्केट टिक गई है, सो वहां से तेजी कंटिन्यू रहेगी और हमें लग रहा है कि ये तेजी में आप 18,200 तक के चांसेस भी है। आज जैसे एचडीएफसी लिमिटेड आउट परफॉर्मर थे, सो वैसे ही रिलायंस भी एक हैवीवेट कंटेनर है जो एक अच्छे ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो बैंक निफ्टी के अंदर तेजी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे पुट कॉल रेशियो 1.72 के आसपास है, और साथ ही साथ लोअर टाइम फ्रेम में आप आरएसआई देखोगे तो वो भी एक ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह से बैंक निफ्टी 38,500 के ऊपर ट्रेड कर रही है, कल के देखना पड़ेगा अगर 38,500 तो कल का ट्रेडिंग सेशन ये ध्यान में रखना होगा आपको कि शुरू के आधे घंटे देखिए बाजार कहां पर रहता है। अगर 18,000 के ऊपर सस्टेन रहा तो 18,200 के ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। ये ब्रॉडली किरण ने यहां हमको बताया है। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा शुरू करते हैं और आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले पेश करते हैं। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आईडीएफसी लिमिटेड अपने म्यूचुअल फंड कारोबार आईडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के विनिवेश की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। जानकारी के मुताबिक बंधन बैंक आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के कारोबार को खरीद सकती है। पूरी डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी पंकज पोद्दार जुड़ गए हमारे साथ। पंकज, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि आईडीएफसी लिमिटेड जो कि आईडीएफसी म्यूचुअल फंड या एएमसी का बिजनेस रन करते हैं, वो एक बिजनेस है जो उन्होंने ब्लॉक पे रखा था। डाइवेस्टमेंट प्रोसेस सितंबर में स्टार्ट किया था और अब हमारे सूत्रों के अनुसार ये फाइनल लेग में आ चुका है। बंधन ग्रुप इसका टॉप कंटेंडर है। इन्वेस्को भी काफ़ी अग्रेसिव है, बट बंधन ग्रुप हमारे सूत्रों के अनुसार इज द टॉप कंटेंडर। 4,550 करोड़ का ये डील साइज हो सकता है और ये आफ्टर फ्रैंकलिन सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट डील पर्टिकुलरली रहेगा ये सेक्टर में। इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट जब ये डील अनाउंस होगी। हमारे सूत्रों के अनुसार सितंबर में ये स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे बिड्स आए थे और अब बंधन टॉप कंटेंडर है। अगर हम इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखें तो 1.2 लाख करोड़ है और उसमें से अबाउट 80-85,000 करोड़ फिक्स्ड इनकम से आता है और रिमेनिंग लिक्विड और इक्विटी में है। ये एक बड़ी डील ये सेक्टर में मानी जाएगी और बंधन ग्रुप को ऑलरेडी बैंकिंग एक्सपीरियंस है और अब वो म्यूचुअल फंड में भी इसके थ्रू फोरे करेगा। शुक्रिया पंकज उस एक्सक्लूसिव खबर के लिए। शर्मिला, आपको शामिल करेंगे चर्चा में। आज के बड़े मर्जर की बात तो मैं शो में आगे करूंगा, लेकिन ये आईडीएफसी और बंधन बैंक की जो खबर सामने आ रही है कि बंधन बैंक जो है वो आईडीएफसी का म्यूचुअल फंड बिजनेस खरीद सकता है, कैसे रीड करेंगी इस खबर को आप? सरप्राइजिंग कॉम्बिनेशन, इसलिए क्योंकि बंधन बैंक एक माइक्रो कैप लेंडर की तरह अपने आप को पोजीशन करता है, तो दिस foray into buying a mutual fund business is a little surprising for me. लेकिन in terms of numbers, जैसे कि हम अभी सुन ही रहे थे, it's very significant क्योंकि IDFC म्यूचुअल फंड उस लिहाज से काफी एक बड़ा म्यूचुअल फंड है। I mean, it's sort of mid-tier, तो बंधन बैंक के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा and perhaps they'll be able to leverage the fact कि उनके पास उस तरह के रिटेल क्लाइंट्स है जिनको वो म्यूचुअल फंड की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। So it's going to be interesting, no doubt, and I think perhaps more interesting for Bandhan than for IDFC. और इंटरेस्टिंग फॉर बंधन बैंक देन आईडीएफसी। किरण, बंधन बैंक के चार्ट्स बताएंगे देखकर कि इस समय किस पोजीशन पर खड़े हैं? बैंकिंग चूंकि लगातार फोकस में रहा है, क्या आपको लगता है कि बंधन बैंक में अभी फिलहाल पोजीशन ली जा सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए खास तौर पर? सो बंधन बैंक के चार्ट्स की हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर मल्टीपल बुलिश पैटर्न डेफिनेटली हमें दिख रही है। पहली तो पैटर्न एक थोड़े लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में हमें दिख रही है, वो है डबल बॉटम पैटर्न। साथ ही साथ मल्टीपल फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के आसपास स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है, और लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो कप एंड हैंडल की एक बुलिश पैटर्न भी है। सो मल्टीपल बुलिश ट्रिगर हमें दिख रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल स्टॉक काफी बुलिश है, ऐसा हम कह सकते हैं। 310 से 315 की रेंज में हम कल के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। ओवरऑल आप
स्टॉप लॉस रखे कल के लिए 306 का, और ऊपर में एक छोटा जो रेजिस्टेंस है वो 330 का है। अगर 330 का रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो वहां पे एक अच्छी सी रैली हम 350 तक की भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल यस, कल के लिए आप 306 के स्टॉप लॉस से बंधन बैंक में पोजीशन बाय कर ले सकते हो। 306 का स्टॉप लॉस, 330 तक के टारगेट आप रख सकते हैं बंधन बैंक को अपनी नज़र में कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। चलिए आज की बड़ी खबर पर फोकस करते हैं। अब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का विलय होने वाला है और शेयरधारकों को एचडीएफसी के 25 शेयर के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का विलय सभी रेगुलेटरी मंजूरी मिलने के बाद करीब 18 महीने में पूरा हो जाएगा। अनुमान है कि विलय प्रक्रिया के बाद नई कंपनी का कुल मुनाफा करीब 49,000 करोड़ रुपए का होगा। विलय के बाद एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा प्राइवेट और एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। मर्जर के ऐलान के बाद एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा कि मर्जर से दोनों कंपनियों के ग्राहकों का काफी फायदा होगा। कंज्यूमर्स को तो फायदा होगा, बिकॉज अभी हम एक जगह पे सब प्रोडक्ट्स दे सकते थे। हम पहले एक प्रोडक्ट का कंपनी है, कोई हमारे पास आता है हाउसिंग लोन के लिए, 6 साल भर दिया है, पीछे उसको गाड़ी के लिए लोन चाहिए, हम नहीं दे सकते, बैंक में जाना पड़ता है। अभी एक रूफ के अंदर हम सब लोन दे सकते हैं कंज्यूमर्स को। सो इट्स अ सीमलेस ऑपरेशन। अर्लियर हमारा एक प्रोडक्ट का कंपनी था, अभी जो बैंक बन जाएगी तो इट्स अ लॉजिकल एक्सटेंशन, बैंक ही होना चाहिए। ये स्केल हमारा बहुत बढ़ गया है और आरबीआई का इंटरनल वर्किंग रिपोर्ट में भी कहा है कि लार्ज एनबीएफसी शुड बिकम बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। हमारे पास एक बैंकिंग लाइसेंस था, तभी हमने सोचा कि हम हमारे बैंक से ही मर्ज कर लें। बिल्कुल, और एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ के मिस्त्री से हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इस मर्जर पर। What was the rationale behind this merger? What were the things which were kept in mind? Many things which were taken into account. From years we've been always contemplating that if we are a merged entity, it would be, it would smoothen the process of giving loans, and the synergies that would set in would be enormous. But in the past, when we examined it, we did not. It was not as lucrative as it is now. Several things have happened over the last few years. One is interest rates have come down. CRR SLR requirement has come down from 27% to 22%. Priority sector lending, now we have priority sector lending certificates. So and many other things have happened. So there is a harmonization of the regulations which apply to housing finance companies with those that apply to a bank. So till what? And also, I would say that from our sense, the merger of the combined entity, it will be EPS accretive from day one. Yes, sir. So you said that it's been around 24 weeks till this merger was into the consideration. You were working on that. What was the trigger point? No, I don't think I said that it's 24 weeks that the merger was in thinking. We've been thinking of this for years and years, and we've been evaluating it from time to time. From 2020 onwards, interest rates have come down, and the various other factors which I talked about have happened. CRR SLR has come down. Priority sector lending requirement. Now you can take these. You can purchase these priority lending certificates. So Yes. it's all these factors. सर, आपने शेयर होल्डर्स के लिए तो अनाउंसमेंट कर लिया, जो कस्टमर्स हैं उनके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, वहां पर आपका क्या प्लान है? कस्टमर्स को तो सबको अभी सब प्रोडक्ट्स एक रूफ से मिल जाएगा, because a home loan customer will now be able to get all the banking products. Similarly, customers of the bank who don't have a mortgage product will be able to get a mortgage product. So cross-sell opportunities will be. सर, क्या कुछ रेट्स में भी फायदा होगा कस्टमर्स के लिए? वो तो अभी बोलना डिफिकल्ट है। थैंक यू सो मच। शर्मिला, सबसे बड़ी खबर आज दिन की और ईटीना स्वदेश पर सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को ये खबर पहुंचाई। आप कैसे इस पूरे मर्जर के प्रोसेस को देखती हैं और आपके हिसाब से, हालांकि आज शेयर मार्केट ने तो दिखाया कि दोनों ही स्टॉक अच्छे चले, लेकिन आपके लिहाज से कौन से स्टॉक के लिए ये बेहतर होगा मर्जर का प्रोसीजर पूरा? Well, I think it's a win-win. Frankly, जब मैंने खबर पढ़ी सुबह तो मुझे लगा कि this is some carry over from April 1st, some April Fool sort of joke. तो फिर then I went to the original source to read कि जैसे कि आपने कहा कि is this really the breaking news of the time? और मुझे लगता है
कि गिवन द फैक्ट कि दोनों अपने जगह पे बड़ी हस्तियां हैं, दे आर वेरी मच इन दैट सेंस। HDFC बैंक इज योर लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक एंड HDFC सबसे आज के देश में बड़ा मॉर्गेज प्लेयर है, और ये दोनों अगर साथ में आ रहे हैं तो दे आर क्रिएटिंग अ मेगा एंटिटी। दैट एंटिटी कुड बी वेरी क्लोज टू द साइज ऑफ SBI, जो आज देश का सबसे बड़ा बैंक है। और जैसे अभी हम सुन ही रहे थे कि सभी प्लेटफॉर्म अभी HDFC बैंक के साथ रहेंगे, whether it is giving whether it's a mutual fund, whether it's an insurance, और जो हाउस लोन जैसे कि आप जानते हैं उसका the period is long. Normally people take housing loans for about 20 years, तो उसके चलते within that period उनको काफी क्रॉस सेलिंग भी हो सकता है। HDFC की एसेट क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, so that HDFC Bank gains from that. So it's a win-win on both sides, So I think that what they, as I said, I mean, this is absolutely transformational, और मेरे हिसाब से given the fact कि आज की तारीख में banking is such a big component of Nifty and Sensex, I think almost 26%. HDFC Bank will assume an even bigger position now in that pie. So it's very exciting news, और मुझे लगता है कि HDFC Bank काफी लंबे समय से स्टॉक प्राइस नहीं चली थी, so also HDFC, there seemed to be something happening sort of below the surface, and now it's come out, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी खबर है। and मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक्स में obviously you should focus more on HDFC Bank because that will be the entity left, लेकिन दोनों स्टॉक्स के लिए ये चीज अच्छी है। किरण, कल अगर किसी को अब पोजीशन लेनी है तो HDFC बैंक चूज करें या HDFC, या फिर दोनों स्टॉक 10-10% चल चुके हैं, अब वक्त आ गया है मुनाफा वसूली करने का? तो अगर HDFC दोनों स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो दोनों स्टॉक में एक सिमिलर पैटर्न थी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन था, और दोनों में एक अच्छा खासा मूव हमने आज 10% का देखा है। अगर इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्शन कर रहा हूँ कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए, तो आई वुड प्रीफर HDFC लिमिटेड। रीजन बीइंग के उसमें जिस तरह का चार्ट पैटर्न है और जो टारगेट है वो अभी भी पेंडिंग है, और दूसरा ऊपर में से जो 3000 से लेके 2000 तक का जो करेक्शन हमने देखा था, उस करेक्शन के हिसाब से जो 61.8% का रिट्रेसमेंट है उसके आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो कल के सेशन के दौरान अगर कोई डीप आता है 2640 2650 तक का, सो मेरे हिसाब से वहां पे HDFC लिमिटेड लॉन्ग करो, 2600 का आप स्टॉप लॉस रखो, और ओवरऑल ऊपर में वापस हमको 2800 से 2900 के लेवल HDFC लिमिटेड में देख सकते हैं। ये व्यू 10 से 15 दिन तक का रख के आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, 10 से 15 दिन तक का ट्रेड ले सकते हैं HDFC लिमिटेड में। किरण, ICICI बैंक पर फिर क्या व्यू बनेगा, क्योंकि हमने देखा कि आज बैंक इंडेक्स को तो HDFC बैंक अकेला खींच कर ले गया, और पिछले कई समय से जब भी मैं एक्सपर्ट से, एनालिस्ट से बात करता हूं, वो कहते हैं कि बैंकिंग स्पेस में प्राइवेट बैंक्स में ICICI उन लोगों की टॉप पिक रहती है। आज ICICI करीब 1% ऊपर रहा, पूरा 1% भी नहीं। आपका क्या व्यू है ICICI बैंक पर? ICICI बैंक की बात करें या तो इनफैक्ट जो भी आप सर्वे की बात कर रहे हो, डेफिनेटली ICICI बैंक टेक्निकली भी एक अच्छे पैटर्न के आसपास है, तो ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। ऑलरेडी हमने परफॉर्मेंस देख चुका है ICICI बैंक में 680-700 के आसपास जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वो ऊपर में हमने देखा है कि 850 तक की रैली देके आया। उसके बाद रिसेंट करेक्शन जो आया था उसमें वापस 650 और 680 जो उसका प्रीवियस सपोर्ट था उसके आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और वहां से वो 750 के आसपास आ रहा है। अभी स्टॉक को अपनी जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके क्लस्टर के रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। होपफुली जैसे ही 750 के ऊपर ICICI बैंक क्लोज देता है, उसके बाद वी कैन सी कि वो एक मार्केट में आउट परफॉर्मर रहेगा। अभी एक अच्छी सी पैटर्न ब्रेकआउट हमें दिख तो रही है, लेकिन कंडीशनल बाय रहेगा। जैसे ही 750 ICICI बैंक क्रॉस करता है, आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। 720 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए, और 750 के ऊपर वी आर एक्सपेक्टिंग 800 तक के लेवल 5 से 6 दिन में। ओके, तो 750 का लेवल आने दीजिए, उसके बाद लॉन्ग पोजीशन लीजिए, ये बेहतर स्ट्रैटेजी होगी ICICI के लिए। शर्मिला, आपसे एक स्पेस जहां पर आज कमजोरी थी जाहिर तौर पर थोड़ी, वो थी IT, उस पर बात करना चाहूँगा। अगले हफ्ते कुछ नतीजे भी आने वाले हैं। TCS इन्फोसिस के नतीजे हैं, 11 तारीख को TCS के नतीजे हैं, इन्फोसिस के 13 तारीख को आएंगे। तो सवाल ये है कि अब IT स्पेस में फिलहाल पोजीशन क्या होनी चाहिए? वेट एंड वॉच, रुकना चाहिए कि हाँ नतीजे आए उसके बाद कोई पोजीशन ली जाए? हाँ बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक कि हम हमेशा देखते हैं कि जैसे रिजल्ट्स करीब आते हैं, मार्केट्स थोड़े बहुत जो स्टॉक्स है IT के वो थोड़े बहुत वॉलेटाइल जरूर हो जाते हैं। एंड ये क्वार्टर के नतीजे काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं इस लिहाज से कि जहाँ पर उनके बड़े क्लाइंट्स बेस्ड है, विच इज US, यूरोप, वो अपने IT बजट्स जनवरी में फाइनलाइज करते हैं, और सो बाय द टाइम वी गेट टू हियर कि किस तरह का आउटलुक है उनका, और
आगे के लिए वो क्या गाइडेंस देने वाले हैं। दिस क्वार्टर रिजल्ट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ना सिर्फ ये बताएंगे कि पिछला क्वार्टर कैसे रहा, लेकिन अगला पूरा साल हाउ डू दे एनविसाज कि किस तरह का गाइडेंस देंगे, किस तरह का स्पेंड आ रहा है। सो देयर इज नो डाउट इन माय माइंड कि अच्छा ही रहेगा और आगे चलकर चीजें अच्छी ही रहेंगी, लेकिन थोड़े एस्टिमेट से आगे पीछे नंबर्स हो सकते हैं और वो स्टॉक्स थोड़े वॉलेटाइल हो सकते हैं, तो जस्ट बी लिटिल ऑन द साइडलाइंस फॉर द मोमेंट। ओके, चूंकि अगर आपको भी ऐसा लगा कि आईटी स्टॉक्स में गिरावट आज देखने को मिली है, कल मौके बनते हैं क्या, तो फिलहाल शर्मिला की सलाह है कि रुकिए, नंबर्स आने वाले हैं, नतीजे आने वाले हैं, अगले हफ्ते वो आ जाएं, फिर थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद पोजीशन लेंगे तो बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। चलिए फोकस करेंगे ऑटो स्पेस पर, जहां पर बढ़ती कमोडिटी की कीमतों और सेमीकंडक्टर की दिक्कतों के चलते टाटा मोटर्स आगे भी गाड़ियों के दाम बढ़ाएगी। हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में टाटा मोटर्स के एमडी शैलेश चंद्रा ने कहा है कि अब तक हमने एक छोटा सा हिस्सा ही कंज्यूमर पर डाला है। मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो आंकड़े हमने देखे 40,000 के आंकड़े तो अब टाटा मोटर्स के हमने देख ही लिए हैं, क्या 50,000 का अगला लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पार पाने में और लक्ष्य तक पहुंचने में टाटा मोटर्स को उस समय क्या रोक रहा है? उत्कर्ष, पिछला वर्ष जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी। कोविड वेव्स हुए, फिर सेमीकंडक्टर क्राइसिस रही और साथ साथ कमोडिटी प्राइसेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। लेकिन टाटा मोटर्स के कारों की डिमांड में काफ़ी वृद्धि आई और पूरी टीम ने जमकर इन प्राइसेस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और इसलिए हम लोगों ने करीब 3,70,000 गाड़ियों की बिक्री की, इतनी सप्लाई क्राइसिस होने के बावजूद। जैसा कि आपने कहा कि पिछले 3 महीने में हम लोगों ने कंसिस्टेंटली 40,000 गाड़ियां बेची है प्रति माह। यहाँ से जो है, आपने जो नंबर बोला, मैं उस नंबर पर तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने अपने पूरे डिमांड को एक्सप्लॉइट नहीं किया है और यहाँ से डिमांड वाइज ग्रोथ काफ़ी है और हमें अब देखना है कि जो सेमीकंडक्टर की लिमिटेशन है उसको हम कैसे पूरा करते हैं और उसको कैसे ओवरकम करते हैं, इस पर हमारा फोकस रहेगा। हम लोग कैपेसिटी डीबॉटलनेकिंग पर भी काम कर रहे हैं और ये सारे एक्शंस के साथ हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जहां पर हम लोग पिछले वित्तीय वर्ष को छोड़े एग्जिट जो हमारी 40,000 प्लस प्रति माह थी, इनफैक्ट हम लोगों ने मार्च में 42,000 के ऊपर किया, इससे हम लोग ऊपर की दिशा में अग्रसर रहे। चलिए, तो पिछले साल 3 लाख से ऊपर गाड़ियां बेची हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी कमोडिटी प्राइसेस अभी भी टाटा मोटर्स के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने मेहमानों से जानते हैं कि कल के लिए कौन से ट्रेडिंग आइडियाज वो लेकर आए हैं आपके लिए। वक्त हो गया है वीआईपी शेयर्स का। शर्मिला, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में कोई पोजीशन किसी स्टॉक में लेनी हो किसी निवेशक को, तो कहाँ लेनी चाहिए? कल के लिए नहीं, लेकिन एक थोड़ा लॉन्ग टर्म बाय होगा IRCTC। जैसे हम जानते ही है कि उनके क्वार्टर 3 के नतीजे काफी अच्छे थे और एज थिंग्स रिटर्न टू नॉर्मलसी हम देखेंगे, एज टूरिज्म कम्स बैक, खाना फिर से सर्व होगा ट्रेन्स पर, रेल नीड, ये सब उनके मोनोपोली वर्टिकल्स है, इनमें भी फिर से विजिबिलिटी आएगी। अभी तक जो प्रॉफिट्स थे, दे वर रियली जस्ट फ्रॉम इंटरनेट बुकिंग एक्सेट्रा और टिकटिंग, और वहां से काफी प्रॉफिट्स थे। लेकिन अब ये जो उनके बाकी के वर्टिकल्स है, दोज विल आल्सो स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, तो उसके चलते मुझे लगता है कि दिस इज, और छुट्टियां भी आ रही है, सो आई थिंक फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू दिस इज अ स्टॉक, गुड स्टॉक टू एंटर नाउ, और मेरे हिसाब से ये लेवल से हम 15-20% रिटर्न इसमें देख सकेंगे। इन लेवल से 15 से 20% का रिटर्न IRCTC में उम्मीद की जा रही है, इस पर आप नजर रख सकते हैं। किरण, आपके आइडियाज कौन से होंगे कल के लिए? लास्ट वीक में भी हमने बैंक और केमिकल ये दोनों सेक्टर लिए थे। कैनरा बैंक हमने देखा एक अच्छी तेजी के साथ स्टॉक में अच्छे से रिटर्न बने। श्री पुष्कर में हमने ठीक ठाक रिटर्न बना लिए। इस वीक भी हम जो ट्रेड देने वाले हैं वो पहला स्टॉक हमारा केमिकल स्टॉक्स में से ही होगा। HEG की मैं बात कर रहा हूँ। अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम स्टॉक देखें तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5-6 दिन से आप वॉल्यूम देखोगे तो कंटिन्यू उसकी 20 दिन एवरेज वॉल्यूम के ऊपर हो रहे हैं और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी धीरे धीरे बुलिश रेंज के अंदर आने की कोशिश कर रहा है।
सो ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रांग है। आप HEG 1400-1410 के बीच में आप बाई कर सकते हो। ओवरऑल टारगेट जो हमारा है वो 1490 का है और स्टॉप लॉस के लिए आप 1370 मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक्स जो हमारा है वो IT में से है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, सो IT कोरिलेशन में वो एक आउट परफॉर्म कर सकता है कल के से दिन या तो 1-2 दिन के अंदर। सो TCS हमें अच्छा लग रहा है। TCS में अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो एक राइजिंग ट्रेंड चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है और लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट भी हमें दिख रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। सो TCS 33,780 के आसपास आप बाई कर सकते हो। 3890 का हमारा टारगेट है और 3714 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। ये दो बेहतरीन स्टॉक कल के लिए आपके पास TCS और HEG, इन दोनों में आप कल ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया किरण और शर्मिला हमारे साथ समय निकालकर आज चर्चा में शामिल होने के लिए। और कल की तैयारी की पूरी टीम को भी दीजिए इजाजत। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आ रहा है कंज्यूमर स्कीम।